नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। पिछले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपसे बात किया था कि किस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का गठन हुआ। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि राज्यों के गठन से संबंधित जो आयोग बने उनमें जो दो महत्वपूर्ण आयोग हैं, धर आयोग और जेबीपी समिति, उनकी क्या सिफारिशें थी, उन्होंने क्या जो है कहा और क्यों गठन किया गया उनका, उसके पीछे की जो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स उस वक्त की थी वो क्या थी, और वो सारी चीज़ हम समझेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो मैं क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको क्लास के स्लाइड में दिख रहा होगा अनअकैडमी लेकर के आया है बहुत बेहतरीन बुक्स आपके लिए जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको पढ़े बिना आपका बेसिक क्लियर नहीं होता, तो उन बुक्स की एक सीरीज लेकर के अनअकैडमी आया है। यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी पर जा करके। अगर आपको थोड़ा उसमें दिक्कत हो तो कोई टेक्निकल समस्या आती तो आप कमेंट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सहारा लेंगे, वहाँ पर बहुत सारे डिटेल आपको दिए गए हैं कैसे चीज़ें आपको परचेज करनी है। ठीक है, तो वहाँ पर जा करके आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज भी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे यूपीएससी कॉम्बैट। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका टेस्ट होगा जिसमें 60 मिनट में 56 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो इसमें टॉप 3 रैंकर होंगे उनको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 1 ईयर यूपीएससी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और जो रैंक 4 से रैंक 10 तक होंगे उनको 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन अवसर है आपके लिए, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आप इसको फटाफट ज्वाइन कीजिए और फ्री में कोर्स लेकर के यूपीएससी की तैयारी कीजिए। ठीक है, इसके अलावा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से। ठीक है, और इसका अगर आपको खरीदना है तो 28 अगस्त तक इसमें आपको ऑफर भी मिलेगा। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये स्लाइड भी आप देख लीजिए। जो प्रीलिम्स इस बार देना चाहते हैं उनके लिए जो है बहुत ही चीप रेट पर, कह सकते हैं एकदम सस्ते रेट पर अनअकैडमी लेकर के आया है एक क्रैश कोर्स जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होगा, बाइलिंगुअल भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी, पूरा रिवीजन आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्लास को, बात करेंगे कि जो समितियां बनाई गई या जो आयोग बनाए गए राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए, वो क्यों बनाए गए, उनका उद्देश्य क्या था और उसके पीछे की राजनीति क्या थी। ठीक है, तो धर आयोग को पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो धर आयोग का गठन हुआ जून 1948 में। ठीक है, यहाँ पर डेटा आप देख सकते हैं। जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष इसके थे एस के धर, इसीलिए इसको धर आयोग कहा जाता है। रिपोर्ट इन्होंने 1948 में अपनी सबमिट की, और राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाए, ये बात उन्होंने कही। ठीक है, तो ये तो हो गया जो है किताब में लिखी हुई बात, ये तो आपको कहीं भी लिखी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है हमारा काम कि आपको समझाएं कि धर आयोग क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो आपका देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ एक समस्या के रूप में विभाजन हमारे सामने आया, जिसको भी जैसे तैसे करके हमने झेला। विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, राज्य जो है जो राज्य पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे उनके साथ चले गए, और मोस्टली स्टेट जो थे वो चले आए इंडिया के साथ, बन गया। लेकिन समस्याएं वहीं पर समाप्त नहीं हुई। देश की आज़ादी के साथ ही साथ भाषा की लड़ाई भी स्टार्ट हो गई। भाषा की लड़ाई क्यों स्टार्ट हो गई? जो साउथ इंडियन लीडर्स थे उनको ये लगता था कि जो उत्तर भारतीय नेता हैं उनका प्रभुत्व ज़्यादा है, और हिंदी का प्रभाव एक तरीके से ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त के राजनीतिक लड़ाई में जो अंग्रेज से हम लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई, उसमें भी हमने हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया था। तो इसलिए जो साउथ इंडिया के लोग थे, या जो कह सकते हैं पूर्वी भारत के लोग थे, वो इस बात को लेकर के आशंकित थे कि हिंदी उनके ऊपर थोपी जाएगी, इसलिए वो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने लगे कि राज्यों का निर्माण कैसे हो, भाषा के आधार पर हो। अच्छा, इस भाषा के आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन होता तो ये कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करता, जो आइडिया ऑफ इंडिया था उसको कमजोर करता। हम नए नए आज़ाद हुए थे, तुरंत से हम फिर से अपने देश को
भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर बांटना शुरू कर देते तो ये कहीं ना कहीं जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको कमजोर करता। और जो अंग्रेज कहते थे कि ये भारत कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगा, हम चले जाएंगे, तो उनके सपने साकार हो जाते। ठीक है, लेकिन अपने लोगों को संतुष्ट भी करना था। इसी को ध्यान में रखते हुए धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग ने पूरा जांच किया, जून से लेकर के दिसंबर 1948 तक उन्होंने अपना जांच पड़ताल किया, बहुत सारे लोगों से बातचीत करके वो इस नतीजे पर पहुंचे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से इसके धर ने सोचा और वो इस तर्क पर पहुंचे। आप जानते हैं कि चूंकि लोग विरोध में पहले से थे और उन्होंने धर आयोग की इस रिपोर्ट का बम्पर विरोध करना शुरू किया और ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि लोग सड़कों पर निकल आए और भाषा को एक, चूंकि भाषा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बिना भाषा के कुछ भी नहीं हो सकता है। भाषा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे जो उत्तर भारत के लोग हैं हमेशा अंग्रेजी को लेकर के शिकायत करते रहते हैं कि कहीं भी सरकारी ऑफिस में जाएं या न्यायालय में जाएं, कोई आदेश पढ़े न्यायालय का, अधिकतर अंग्रेजी में होता है, ये उनके साथ एक भेदभाव। तो ये बात हमेशा कहते रहते हैं। ऐसे आप सोचिए कि अगर सब कुछ हिंदी में होता तो उस तमिल आदमी का, उस मलयाली आदमी का क्या होता जो सिर्फ मलयालम या तमिल भाषा में या तेलुगु भाषा में बात कर पाता है। तो कहीं ना कहीं वो भाषा जो है एक समस्या तो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने धर आयोग का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और खूब विरोध किया। उस वक्त के जो अंतरिम सरकार थी जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको ये लगा कि अब सर से जो है पानी ऊपर जा रहा है, तो एक और समिति का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया JBP समिति। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, अब धर आयोग ने अगर अपनी रिपोर्ट ये दी है तो अब इस पर फिर से जांच किया जाएगा और उसके लिए JBP समिति का गठन किया गया। JBP समिति का गठन हुआ दिसंबर 1948 में, यानी कि धर आयोग आया, उसका विरोध हुआ, तुरंत से एक और कमेटी का गठन किया गया ताकि उस समस्या को सुलझाया जाए। इसके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये 3 लोग इसके सदस्य बने और इन्होंने उस पर अपना जो है समझने का प्रयास किया कि आखिर मामला है क्या, क्या बीच का रास्ता हो सकता है जिससे इस मामले को शांत कराया जाए। लेकिन हुई है वह जो राम रचि राखा। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा कि रामचरितमानस में कि जो होना है वही होगा। तो ये समिति भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए। सबको वही डर लग रहा था, क्योंकि अभी गुलामी की दास्तां से हम पूरी तरीके से निकल भी नहीं पाए थे कि एक ऐसी समस्या आ गई जो आइडिया ऑफ इंडिया को, यानी कि एक भारत को कमजोर कर सकती थी। ठीक है, तो इसलिए इस समिति ने भी कहीं ना कहीं इस चीज को माना कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको अस्वीकार कर दिया। अब जब इस समिति ने भी अस्वीकार कर दिया तो लड़ाई और तेज हो गई। जो नेता इसलिए सिर्फ आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना है, वो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी JBP समिति से, तो उस उम्मीद पर भी जो है पानी फिर गया और वो अपना आंदोलन तेज कर लिए। आंदोलन तेज हुआ तो एक अप्रिय घटना घट गई। अप्रिय घटना क्या घटी कि एक कांग्रेस के ही एक नेता जो है पोटी श्रीरामुलु का निधन हो गया। इनका निधन कैसे हुआ? ये लगातार धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर थे, मांग कर रहे थे, ये यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, ये मांग कर रहे थे कि एक अलग तेलुगु भाषी क्षेत्र जो है बने जो कि तमिलनाडु से अलग हो। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तमिल और तेलुगु का भी आपस में अच्छा खासा लड़ाई है। ठीक है, तो वो मांग कर रहे थे कि तमिलनाडु से यानी कि मद्रास से अलग होकर के एक अलग राज्य का गठन किया जाए जहां पर तेलुगु भाषी मुख्यतः लोग रहते हैं, उसका एक अलग राज्य बने। ठीक है, तो ये घटना होती है अक्टूबर 1953 में। ठीक है, लेकिन जैसे ही पोटी श्रीरामुलु का निधन होता है, 56 दिनों का भूख हड़ताल था इनका, ये कांग्रेस के नेता भी थे, उसके बाद पूरे देश में एक शोक लहर फैल जाती है कि अब तो भैया करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया था साउथ इंडिया के उन लोगों को जो हिंदी का विरोध कर रहे थे,
जो अपनी भाषाई अस्मिता को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, उनको एक कह सकते हैं आंदोलित कर दिया, एक एक व्यक्ति को आंदोलित कर दिया। और उसके बाद में 1953 में पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन सरकार को मजबूरी में करना पड़ा। ठीक है, मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। तो पहला जो आपका भाषाई आधार पर राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना, और उसके पीछे की क्रोनोलॉजी ये थी। ठीक है, अब एक नया समस्या सरकार के सामने खड़ा हुआ, क्योंकि आपने एक राज्य तो बना दिया भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को, अब जो बाकी राज्य मांग कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई को तेज कर दिए कि अब मुझे भी जो है भाषाई राज्य आधार पर राज्यों का गठन करना है। तो समस्या बिगड़ती चली गई। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए फिर जरूरत थी एक आयोग की, और इसके लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। किसका? फजल अली आयोग का गठन किया गया। और फजल अली आयोग के गठन उसके बाद जो उसका रिपोर्ट आता है उससे बहुत हद तक लोग संतुष्ट हुए, और उसी आधार पर जो है पुनः राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट क्या थी, उसमें क्या क्या बातें थी, क्या उसने भाषाई आधार को मान लिया था या उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था, इन सब पर बात हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। यदि आपको इसमें से कुछ कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, अगली क्लास में हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें बात करेंगे फजल अली आयोग पर कि उसकी क्या रिपोर्ट थी, क्या चीज़ें उसने बताई थी, भाषाई आधार पर उसका क्या अपना रिपोर्ट था, क्या उसके बाद में जो राज्य बने उनमें भी कोई समस्या थी, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।